देंगे इस चैप्टर से। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये बहुत बार पूछा गया है कि आनुवंशिक के जनक किन्हें कहा जाता है, आनुवंशिकता के जनक किन्हें कहा जाता है। तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का जनक के रूप में जाने जाते हुए, आनुवंशिक के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कहां के निवासी थे, ऑस्ट्रिया के। ऐसा नहीं सोच लिया ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रिया अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। तो ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो 7 जोड़ी मटर के पौधे पर किया था। कितनी जोड़ी, 7 जोड़ी। ये भी प्रश्न पूछा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे को चुना था, तो मटर, ऐसा नहीं टमाटर, मटर के पौधे को चुना था और आनुवांशिक प्रयोग किया। क्योंकि इसे क्यों चुना, इस बात को आपको बता चुके हैं, क्योंकि यह पौधा जो है बहुत जल्दी तैयार, 1 साल में तैयार हो जाता है ना, जैसे तो मतलब 1 साल में एक पीढ़ी इसका खत्म, फिर अगला सीजन में अगला लगाएगा। तो इस तरह से और इसमें बहुत सारे गुण, अलग अलग गुण थे, क्योंकि इसमें अलग अलग विपर्यासी लक्षण थे। विपर्यासी लक्षण मतलब विपरीत लक्षण, विपरीत लक्षण जो स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। जैसे मटर के कुछ लंबा पौधा था, कुछ बौना पौधा था, तो उल्टा लक्षण हो गया ना। अब दोनों के मिला के नया पौधा तैयार होगा तो कैसा होगा, ये बताने का प्रयास किया अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। कुछ ऐसे बीज थे जो गोल थे, कुछ झुर्रीदार थे, स्पष्ट दिखाई पड़ता था कि गोल और झुर्रीदार बीज है। अब ये दोनों को मिलाएंगे तो कैसा होगा, तो पहला जनरेशन में सब गोल होगा, जो प्रभावी होगा, है ना। जैसे लंबा और बौना में सब पहला जनरेशन क्या हुआ था, लंबा हुआ था। उसी तरह अगर गोल और झुर्रीदार बीज का संकरण कराएंगे तो सब कैसा होगा, गोल होगा। अगला पीढ़ी में 3 रेशियो में गोल होगा, 1 रेशियो में झुर्रीदार होगा। तो इसी तरह से अलग अलग फूल का भी संकरण, जो कुछ सफेद फूल थे, कुछ बैंगनी फूल थे, तो अलग अलग नजर आ जाता था। इसी तरह कुछ बीज जो थे उनका रंग हरा था, कुछ का रंग पीला था, कल देखे थे। तो उन्होंने एक संकरण भी कराया, द्विव संकर संकरण भी कराया और अपने नियम दिए इस पर, अनुवांशिकता कैसे आगे पीढ़ी में परिवर्तन आता है। और भी अलग अलग थे, किसी का फली लंबा था छोटा, किसी का फली छोटा था, तो अलग अलग ये 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण थे और उस पर प्रयोग किया। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में 1822 में हुआ था और इसकी राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। यहीं पर इन्होंने अपनी मैथ और साइंस की पढ़ाई की थी वियना में। और ये अध्यापन के सर्टिफिकेट में पास नहीं, मतलब अध्यापक बनने के सर्टिफिकेट में पास नहीं कर पाए थे। यद्यपि इन्होंने बहुत मेहनत किया और अपने मेहनत के वजह से ये आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से कैसे दूसरे पीढ़ी में जाता है, इसको बताया। शुरू शुरू में जब ये अपना रिपोर्ट जो रिकॉर्ड बना के रखे थे, जब पेश किया तो लोगों ने मान्यता नहीं दिया। बाद में जब इनकी मृत्यु हो गया उसके बाद इनके जो थ्योरी था उसको सही माना, लोगों ने इनके सिद्धांत को सही माना। इनके प्रभाविता का नियम, जो पहला नियम है उसमें यानी जो F1 पीढ़ी के पौधे थे वो सभी लंबे थे, मतलब इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप 100% सब एक जैसा होगा। फिनोटाइप मतलब जो लक्षण पर प्रारूपण है, और जीनोटाइप मतलब जो जीन प्रारूपण है। जो इनका दूसरा नियम था उसको बोलते थे पृथक्करण का नियम। इसके अनुसार F2 पीढ़ी के पौधे में लक्षण प्रारूपण कैसा था, लक्षण प्रारूपण मतलब फिनोटाइप, जो बाहर से ही देखने से पता चल जाए। तो 3 लंबे पौधे थे और 1 बौना पौधा था जो बाहर से ही, लेकिन जीन में देखे तो अलग अलग था। कुछ लंबा था, कुछ संकर लंबा था और कुछ बौना था। तो वो कैसा था जीन प्रारूपण, 1 लंबा था, 2 संकर लंबे थे और 1 बौना था। तो ये जीन प्रारूपण हो गया। अब तीसरा जो नियम था स्वतंत्र अपव्यवन, जिसे द्विव संकर संकरण भी कहेंगे। इसमें लक्षण प्रारूपण आप देखे थे 9:3:3:1 यानी 93:31 आपको दिमाग में सेट रखना है। 31:93 होता है क्या, होता है ना 31:93, तो इसे भी याद रखिएगा 31:93, 93:31। और इसको कैसे याद रखिएगा, ये जीन प्रारूपण है, मतलब अलग अलग टाइप का पौधा था उसमें। वो 122, 412, 121 याद रखिए। 122 इधर 121 है, बीच में 412। ये इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है
ये सब अनुपात जो है जीन प्रारूपण और लक्षण प्रारूपण, या इंग्लिश में दे देगा फिनोटाइप जीनोटाइप, लिखने के लिए पृथक्करण नियम में फिनोटाइप का अनुपात क्या है, फिनोटाइप, तो वो बताना होगा आपको। अब है अगला प्राकृतिक वरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन मतलब इनका कहना था कि प्रकृति में वे ही लोग जीवित बचते हैं जो पर्यावरण के अनुसार यानी प्रकृति में ढल जाते हैं। मतलब अगर ठंड ज्यादा पड़ रहा है तो उसके अनुसार जो जीव ढल गया वही जीवित रह पाएगा। अगर गर्मी ज्यादा पड़ रहा है तो गर्मी के अनुसार जो जीव ढल लिया वही जीवित रह पाया, है ना। बाकी क्या हो गया, उनका धीरे धीरे विनाश हो गया। तो मतलब जो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढल पाता है, नेचर के अनुसार अपने आप को सिलेक्ट कर पाता है, वही आगे बना रहता है। बाकी क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो पर्यावरण में अपने आप को नेचर के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, तो नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वरण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। जैसे पहले आप सुने होंगे डायनासोर वगैरह थे, है ना, वे जब यहाँ के जलवायु के अनुसार वे नहीं सरवाइव कर सके तो उनका एकाएक क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऐसा कहा जाता है कि पहले के जो सांप हुआ करते थे उनके भी पैर होता था, परंतु जब नेवला उसको दौड़ाता था तो झाड़ी में छिपने जाता था, तो क्या होता था कि उसका पैर झाड़ी में मतलब उलझ जाता था, जिससे वो पकड़ा जाता था, नेवला की गिरफ्त में आ जाता था और नेवला उसको मार के खा जाता था। तो उससे बचने के लिए धीरे धीरे उसके जीन में परिवर्तन आया और सांप बिना वो पैर वाला हो गया, तो ये उसके लिए अनुकूल हुआ, तब वो जीवित रहा। अगर पैर रहता ही तो क्या वो जीवित रह पाता, नहीं रह पाता। अब जिराफ ही देखिए, जिराफ जो है वो पेड़ों की टहनियों को तोड़ तोड़ के खाता है, तो उसका गर्दन क्या होते गया, लंबा होते गया। अगर छोटा रहता दिक्कत होता खाने में, तो वो जीवित हो सकता है कि नहीं रह पाता। तो प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति के अनुसार खुद को डाला, इसलिए वो जीवित बचा। एक बात और इन्होंने बताया कि ये जो केचुओं का योगदान को बताया, केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है ना। क्यों, क्योंकि वो जमीन को भुरभुरा बना देता है। भुरभुरा बनाने से क्या होता है कि ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर चला जाता है और फिर फसल अच्छे होते हैं। तो इसलिए केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, मतलब उर्वरता बढ़ाने में केचुआ का योगदान होता है। ये बात भी इन्होंने ही कहा। अब हम पहले भी समझ चुके हैं उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण वे लक्षण होते हैं जो कोई अपने जीवन काल में अर्जित करता है। आप कोई लक्षण अर्जित कर लिए हैं, चाहे चाह के चाहे अनजाने तरीके से। मान लो आपका हाथ किसी प्रकार से कट गया, तो ये अनचाहे हो गया, तो क्या ये आगे अगले पीढ़ी में जाएगा, नहीं, ये लक्षण अगले पीढ़ी में नहीं जाएगा। अपने जीवन काल में आपने ग्रहण किया है ये लक्षण। ऐसा नहीं कि आपका जो संतान होगा वो भी हाथ कटा वाला होगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ये जीन में नहीं है। आपके शुक्राणु और अंडाणु में ये गुण नहीं है। उसको पता है कि इसका हाथ था, शुक्राणु को पता है, और लड़कियों के अंडाणु को पता है कि इसमें मतलब हाथ था इस व्यक्ति का, ये कटा एक्सीडेंट में, तो ये चीज सब पता है उसको, है ना। तो वो ऐसा नहीं कि अगला बच्चा जो होगा वो कटा हुआ हाथ वाला होगा। तो उपार्जित लक्षण जो मनुष्य अपने जीवन काल में ग्रहण करता है, ये जैव विकास में सहायक नहीं होता है। आगे मतलब नया जीव बनने में ये सहायक नहीं होता है। जैसे अगर कहें तो नाक कान में जो छिद्र करवाते हैं लोग, क्या अगला संतान में भी होगा, नहीं होगा। तो ये उपार्जित लक्षण है। और आनुवंशिक लक्षण जो वे लक्षण जो मनुष्य अपने जनक से प्राप्त करता है, मतलब माता पिता से प्राप्त करता है, जैसे बाल का रंग, आंख का रंग इत्यादि। तो ये आनुवंशिक लक्षण कहते हैं और ये अगले पीढ़ी में जाता है। अब जाति उद्भव, यहां पर पहले बहुत कम जाति थे, अब धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत सारी नई जाति का उद्भव हो रहा है। तो पहले की प्रजाति से, प्रजाति मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे गाय बैल एक प्रजाति हो गया, है ना, पुरुष स्त्री एक प्रजाति हो गया, बकरा बकरी एक प्रजाति। तो पहले की प्रजाति से नई प्रजाति, अब यही प्रजाति से कुछ नया बने, कुछ नया प्रजाति बने। इन प्रजाति में जीवित रहने के लिए कुछ नए लक्षण होते हैं। अब जो नया प्रजाति जन्म लेता है उसमें कुछ नया गुण होता है जो बदलते परिवेश के अनुसार खुद को ढाल सके, है ना। मान लो कि जैसे सांप का ही बताएं एग्जाम्पल, पहले दिक्कत होता था तो फिर नया प्रकार का सांप पैदा होने लगा जिसमें पैर नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, नया कुछ परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो अलग अलग प्रजाति पर्यावरण में ढलने के लिए नए नए जाति का उद्भव होता है जो पर्यावरण के अनुसार रह सके। मान लो ठंड ज्यादा पड़ने लगेगा तब मानव का भी जो बच्चा होगा ऐसा होगा कि मतलब ठंड को सह सके। या फिर देखो जो पहाड़ी इलाका में है, पहाड़ी इलाका में रहते हैं जैसे झारखंड वासी, तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पर इनका शारीरिक बनावट ज्यादा अलग होता है। यहाँ के लोगों का छाती जो होता है चौड़े होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कुछ ज्यादा खींचना पड़ता है, तो इस वजह से क्या होता है शरीर में परिवर्तन आता है। मान लो कि और ज्यादा पहाड़ी इलाका हो जाए पूरा, तो और भी बनावट में चेंज होगा, नए प्रकार के जीव का उत्पन्न होने लगेगा, हो सकता है। तो ये जाति उद्भव अलग अलग कंडीशन के अनुसार अलग अलग जीव का उत्पत्ति होता है। तो ये जाति उद्भव पहले की प्रजाति, पहले जो प्रजाति थे जैसे, और उसी से कुछ नया प्रजाति नया लक्षण ग्रहण करके हुआ तो बोलेंगे नया जाति उद्भव हुआ है।